नमस्कार। देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले खबर झारखंड से देखते हैं। यहां पर विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका अब लगातार प्रबल होती जा रही है। विधायकों की बाड़ेबंदी इसके कारण से शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने विधायकों को लेकर खूंटी चले गए हैं। खबर है कि विधायकों को लतरातू डैम के पास गेस्ट हाउस में रखा गया है। ये जो ताज़ा तस्वीरें हैं जिसमें हेमंत सोरेन समर्थकों का अभिवादन कर रहे हैं और विधायकों के साथ बोट में सैर कर रहे हैं, ये सब ताज़ा तस्वीरें हैं। दरअसल हेमंत सोरेन की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। सूत्रों के मुताबिक खदान आवंटन केस में उनकी कुर्सी जाना तय बताया जा रहा है और इसी से बचने के लिए कि इस वक्त में कहीं विधायकों की खरीद फरोख्त ना हो, इससे बचने के लिए उन्होंने अब यहां पर अपने विधायकों को बसों में भरा और खूंटी चले गए हैं लतरातू डैम के पास। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये ताज़ा तस्वीरें हैं। नौका विहार की तस्वीर है और बस में जो खुद शिबू सोरेन ने एक सेल्फी ली है वो एक तस्वीर है। हालांकि इस तरह के रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हम बाकी जगहों पर भी, बाकी राज्यों में भी देख चुके हैं, लेकिन अब ये जो ताज़ा हाल है ये झारखंड में हो रहा है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर गवर्नर ने नहीं बताया है कि चुनाव आयोग से क्या उनको राय मिली है, लेकिन ये माना जा रहा है कि राय इनके खिलाफ, हेमंत सोरेन के खिलाफ ही है। सीधा हम रुख करते हैं झारखंड के खूंटी का, जहां पर हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। सौरभ, फिलहाल क्या कुछ चल रहा है? जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वहां पर अपने विधायकों के साथ हेमंत सोरेन पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ खबर मिल रही है आपको? देखिए, यहाँ पे हेमंत सोरेन करीब करीब 3-4 घंटा रहे अपने विधायकों के साथ। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों दल के विधायक यहाँ पे थे और हेमंत सोरेन को हम कई बार देखे कि वो फोन पे बात कर रहे थे। जरूर सी बात है क्योंकि इस वक्त उनको अपनी स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, तो वो इस वक्त फोन पे लगे हुए थे। लेकिन उनके विधायकों के साथ उन्होंने एक शायद बोट राइड पे भी गया है। ये आपको बता दूं, ये लतरातू डैम है जहां से ये तस्वीरें अभी हमें मिल रहे हैं। यहाँ पे हेमंत सोरेन अपने जो कुछ लोग हैं उनके साथ शायद बोट राइड पे गया है, ऐसे तस्वीर हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये अभी यहाँ से अनुमान है कि हेमंत सोरेन और जो सारे विधायक हैं वो यहाँ से वापस रांची लौटेंगे। वहां पे फिर एक मीटिंग होने की संभावना है, 8 बजे की एक मीटिंग होने की संभावना है। तो ये जाहिर सी बात है, इस वक्त जो स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, इसको लेकर बातचीत चलती रहेगी क्योंकि आगे की जो रणनीति है वो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी इस वक्त हेमंत सोरेन को डिस्क्वालिफिकेशन की जो बात है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की जो मुद्दा है उनके खिलाफ, उसको लेकर डिस्क्वालीफाई अगर करते हैं तो क्या रणनीति रहेगी सरकार की, कांग्रेस की, झारखंड मुक्ति मोर्चा की, कौन मुख्यमंत्री बनेंगे अगर हेमंत सोरेन इस्तीफा दे दे? क्या हेमंत सोरेन इस्तीफा देने के बाद खुद फिर से विधायक दल नेता चुनकर राज्यपाल के पास जा सकते हैं दावा करने के लिए मुख्यमंत्री पद? तो ये सारे चीजों पे डिस्कशन हो रहे हैं। साथ साथ जो लीगल इनके सलाहकार है उनसे भी बातचीत हो रही है और ऐसे जो मीटिंग्स है, मीटिंग्स के सिलसिला चलते रहेंगे। दूसरी तरफ राजभवन से अभी तक जो खबर मिल पा रही है कि राज्यपाल का क्या निर्णय है इस विषय पर, और उन्होंने जो ये इलेक्शन कमीशन का जो रिकमेंडेशन है उस पर क्या डिसीजन लिया है, क्या निर्णय लिया है, इसको लेकर अभी तक क्लैरिटी नहीं मिल पाई है। तो ये सारी चीजें डिस्कस हो रहे हैं। आज सुबह हम सरयू रॉय जो यहाँ के वरिष्ठ नेता है, इन सब चीजों पर डिस्कशन निश्चित तौर पर चल रहा होगा। ये जो यहाँ पर जो आए, यहाँ पर अपने जो विधायक हैं या सहयोगी विधायक हैं, इनके साथ बोटिंग करते नजर आए हैं, बस में नजर आए हैं, एक जो वहाँ पर रिजॉर्ट किस्म का कुछ दिख रहा है वहाँ पर उनके साथ नजर आए हैं और ये सारी तस्वीरें सामने आई हैं। तो इन तस्वीरों का और यहाँ पर 4-6 घंटे आने का मतलब क्या है? किस प्रकार की ये मैसेजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, ये मैसेजिंग इस बात की है कि देखिए, सरकार इकट्ठे है, कांग्रेस
को लेकर जो चिंता कुछ लोग जताए थे कि कुछ विधायक क्योंकि, और ये क्यों हुआ था ये चिंता, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले झारखंड के कांग्रेस के कुछ विधायक कलकत्ता के पास हावड़ा में अरेस्ट हुए थे पैसे लेकर। तो इसको लेकर जो कांग्रेस लेकर जो एक डर था कि अगर कोई विधायक इस स्थिति में दल बदल कर लेते तो ये सरकार के लिए बड़ा झटका रहेगा। तो ऐसी कोई स्थिति ना आए, इसको लेकर मीटिंग्स हुए। और आज की जो तस्वीरें हैं, जो कांग्रेस के विधायक के साथ, जेएमएम के विधायक के साथ हेमंत सोरेन की जो ये पिकनिक या आउटिंग या कुछ भी जो भी आप कह सकते हैं, रिसोर्ट यहाँ पे आने की जो बात है, ये इस बात को लेकर है कि सब एक है। तस्वीरों से ये मैसेज दिया जा रहा है कि अभी तक कोई टूटे नहीं है, सारे जो विधायक है एक साथ है, हेमंत सोरेन के साथ है। तो ये मैसेज देने की कोशिश है ये। जी, बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये तस्वीर, जैसा सौरभ बता रहे हैं, ये तस्वीरें एक संदेश देने की कोशिश है कि हेमंत सोरेन जो हैं, उनके सारे विधायक, उनके सहयोगी दल के विधायक साथ बने हुए हैं, कहीं कोई टूट अभी नहीं है। और जिस तरह से एक नंबर गिनने की जो प्रक्रिया है, जो अलग अलग जगह पे है, हमने कई ट्वीट्स भी देखे इस तरह के कि अभी फिलहाल इतने हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये एक संदेश देने की कोशिश है। और जैसा सौरभ ने जानकारी दी है कि आज फिर से रात में करीब 8 बजे एक बैठक होनी है और बैठकों का सिलसिला इस पूरी स्थिति को लेकर लगातार जारी है। और सियासी संकट के बीच रांची में हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने बात की जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य से। झारखंड की राजनीति में क्या होगा और क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा डरी हुई है? हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य हैं। दादा, ये क्या हो रहा है? आप लोग, हमेशा खबर आती है कि आप लोग का रेस्पॉन्स नहीं हो पा रहा है, नंबर कम हो रहा है, ये सब कितनी सच्चाई? देखिए, परसों से तो रोज हम लोग सुबह शाम मिल रहे हैं। हमारे जो 300 विधायक वो 30 हमारे साथ है। कांग्रेस के जो 17 लोग ऑफिशियली हैं, उसमें अभी 3 लोग तो कुछ लीगल प्रोसेस में कलकत्ता में हैं, और एक चूंकि न्यू मदर बनी है, 1 हफ्ता ही हुआ है, रामगढ़ की जो एमएलए है उनका, तो इसलिए उनकी उपस्थिति केवल नहीं है, बाकी सारे लोग हैं साथ में। प्रदीप यादव जी भी हैं, राजद के लोग भी हमारे साथ हैं, और भी जो लेफ्ट के जो साथी है हमारे साथ है। बीजेपी के साथ में जो 25 लोग ऑफिशियली चुन कर आए थे, उसमें बेचारे एक आदमी डिसेबल हो चुके हैं और वो लंबे समय से हैदराबाद में है और उनकी आने की संभावना नहीं। बाबूलाल जी को भी जोड़ लेंगे तो 25 की ही संख्या होगी, और आंसू को यदि काउंट कर ले तो 27। तो स्पष्ट मेजोरिटी तो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। इसमें लुका छिपी की कहीं कोई बात है ही। ये जो हो रहा है, अब तो ये तय माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन जी को अयोग्य करार दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा? देखिए, क्या अयोग्य करार दिया जाएगा, उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बहुत सारे आपके जो लीगल जो एपेक्स कोर्ट है, जहां पर आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, उसके खिलाफ जा सकते हैं। मामले को लेकर अब हेमंत सोरेन सरकार पर तलवार लटकी हुई है। उसमें सबसे पहले जो शिकायत करता थे आरटीआई कार्यकर्ता सुनील, उनसे रांची में बात की है मनीष कुमार ने। झारखंड की राजनीति में जो अभी फिलहाल भूचाल आई हुई है, उसकी शिकायत वो भाजपा के पूर्व 2 मुख्यमंत्रियों रघुवर दास या बाबूलाल मरांडी ने नहीं की थी, बल्कि एक आम नागरिक सुनील महतो ने किया है। सुनील जी काफी आरटीआई में काफी सारे मामलों को पहले भी उजागर कर चुके हैं और वकालत भी करते हैं। सुनील, ये वाला जो मामला आपने सबसे पहले कब और कैसे उजागर किया? देखिए, इस मामले पर मुझे जानकारी तो 2017 से ही थी। जब हेमंत नेता प्रतिपक्ष थे, तभी उन्होंने सीएनटी एक्ट का वायलेशन करते हुए जब वहाँ प्रयास किया था। वन विभाग ने उनके खिलाफ भी नोटिंग भी की थी। उसके बाद जब 2020 में वो मुख्यमंत्री बने, तो 21 में उन्होंने ये सारा काम किया। तो मुझे इसकी जानकारी जो है दिसंबर 2021 में मिली। उसके बाद जनवरी में सारे दस्तावेज निकाल करके फिर मैंने राजभवन में राज्यपाल के यहाँ, राष्ट्रपति, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के यहाँ शिकायत की। लेकिन आपके शिकायत पे तो राज्यपाल ने कोई संज्ञान नहीं लिया? मैंने कोई संज्ञान नहीं लिया था। उसके बाद मैंने जब आरटीआई उनके राजभवन में डाला 1 महीने बाद, तब उन्होंने उस पर संज्ञान लिया और उसके बाद वो कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाया। तब तक तो ये मामला बढ़ चुका था।
नहीं, लेकिन ये क्रेडिट जो है वो रघुवर दास या बाबूलाल मरांडी को दिया जा रहा है। अब क्रेडिट की होड़ है, वो राजनेता है, क्रेडिट तो लेना चाहेंगे ही वो, लेकिन जो भी दस्तावेज हैं वो मेरे हैं। आप उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख लें तो जो वो पढ़ रहे थे तो मेरा ही जो विज्ञप्ति है, मैंने राजभवन में जो शिकायत की थी उसी को पढ़ रहे थे। आपको लगा था कि इतना बड़ा भूचाल आएगा? नहीं, वो तो मुझे पता था कि भूचाल होगा इसका, और इसी वजह से किसी मीडिया वाले ने उस समय, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट हो, किसी ने हिम्मत नहीं की। विज्ञापन का मामला था, सब लोगों ने खुल के भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई विज्ञापन का मामला है, हम नहीं इस पर कुछ करेंगे। लेकिन अब मैं कोर्ट की तैयारी में था, तब तक रघुवर दास ने इस मामले को आगे बढ़ाया, तो फिर मामला आगे बढ़ा। अब आपका क्या लक्ष्य है? नहीं, मेरा तो लक्ष्य है झारखंड का जय हो, जय झारखंड हो, हर झारखंडी खुशहाल हो। इसके लिए लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम हम छेड़े हुए हैं, युवाओं को एकजुट करके जागरूक कर रहे हैं हम लोग। ये आप बताइए कि झारखंड में तो कोई एक ऐसा ही एकमात्र तो कोई घोटाले का मामला नहीं, इससे पहले भी आपने कई सारे उजागर किए। नहीं, बिल्कुल 2005 से लगातार मैं यहाँ पे झारखंड में विभिन्न मामलों को उजागर करता रहा हूँ, और आपकी एनडीटीवी आरटीआई अवार्ड भी मुझे 2009 में मिला था इन मामलों को, भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने के लिए ही। उसके बाद क्या हुआ? कोई किसी भी मामले में ये तार्किक परिणति तो नहीं पहुंची? नहीं, तार्किक परिणति कई मामलों में पहुंची है। बहुत से छोटे जो ग्रामीण स्तर के जो मामले हैं, छोटे मुद्दे हैं जो आम लोगों की जनजीवन को प्रभावित करते हैं, ऐसे मुद्दे का समाधान हुआ है। कोई किसी स्कूल का दर्जा बढ़ गया हो, लोगों को इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन का, जो आम जनता की जो रोजमर्रा की चीजें हैं, उन पर ज्यादा मेरा फोकस रहा है। अभी आप संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट हूँ। और अब खबर दिल्ली से। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की शराब नीति पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में घमासान जो मचा हुआ है, उसकी झलक आज दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दी। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता भारी संख्या में केजरीवाल सरकार का विरोध कर रहे हैं और सीबीआई के केस में आरोपी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस बीच केजरीवाल सरकार ने तय किया है कि वो विधानसभा में सोमवार को विश्वास मत हासिल करेगी। कल भी सदन खासा हंगामेदार रहा था। वो दूसरी बातें कर रहे हैं। वो कभी कह रहे हैं हमारा तो बहुत बड़े अखबार में खबर छपी है तो हमने बहुत अच्छा काम किया है। अरे तो खबर अगर छप गई तो बेईमानी और भ्रष्टाचार इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है। और दूसरा कि जिस तरह से कल उन्होंने विधानसभा के अंदर विपक्ष की आवाज को दबाने का जो उन्होंने तानाशाही दिखाई है, इतना लोकतंत्र की हत्या की है, ये इतिहास में पहला उदाहरण है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, केजरीवाल जी अगर सच्चाई है तो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की जरूरत नहीं है। जनता का विश्वास आपके प्रति हट गया है, आपको जवाब देने हैं तो ये बताइए, शराब नीति लाकर आपने हजारों करोड़ रुपए शराब माफिया को दिल्ली के खजाने से लूटने क्यों दिया? वहीं स्कूल घोटाले के आरोप पर मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकारी स्कूलों को बंद करवाना चाहती है और प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ाना चाहती है। अब इनकी साजिश है कि किसी तरह से दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बंद किया जाए। इनको यह हजम नहीं हो रहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत शानदार चल रहे हैं। ये अनपढ़ गंवार लोगों की पार्टी है और ये पूरे देश को अनपढ़ और गंवार रखना चाहती है। इनकी जहां जहां सरकारें, इन्होंने सारे राज्यों में अपने में सरकारी स्कूल बंद किए हैं पिछले 5-6 साल में, जब से ये लोग 7 साल से आए हैं सरकार में। 2014 से लगातार इन्होंने देश भर में सरकारी स्कूल बंद किए हैं। पूरे देश में जब से ये लोग सत्ता में आए हैं, प्रिसाइजली मैं कहूं 72,747 सरकारी स्कूल इनके राज्य में बंद कराए गए हैं। और इस पूरे मामले पर और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता सोनाक्षी चक्रवर्ती। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जो राजनीतिक लड़ाई है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आज आम आदमी पार्टी ने ये अलेज किया है बीजेपी के खिलाफ और ये कहा है कि बीजेपी एक कॉन्स्पिरेसी हैच कर रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। लिकर एक्साइज इशू के बाद अभी बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी को अटैक कर रहा है उनके एजुकेशन के काम पर, उनके स्कूल मॉडल के काम पर दिल्ली में। अब ये क्यों कहा जा रहा है, इनका एक बैकग्राउंड ये है कि जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है वीके सक्सेना,
उन्होंने एक रिपोर्ट मांगी है, डिले इन एक्शन ओवर सीवीसी रिपोर्ट ऑन एडिशनल क्लासरूम्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स। इसका मतलब ये हुआ कि सीवीसी जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन रिपोर्ट है, उसमें ये पाया गया है कि बहुत सारे जो है इरेगुलरिटीज और लैप्सेस थे रिगार्डिंग एडिशनल स्कूल्स बिल्डिंग्स इन दिल्ली गवर्नमेंट, जो उन्होंने काम किया है। अब ये मुद्दा इसलिए उठाया गया है क्योंकि हमने सब देखा था एक हफ्ते पहले डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के घर में 14 घंटों तक सीबीआई ने रेड किया था और उस सीबीआई के एफआईआर में उनका नाम भी लिखा गया था, उनका नाम आया था, 14 लोगों के साथ और शामिल थे उनका नाम उस एफआईआर में। और उस सीबीआई के रेड के बाद हमने ये भी देखा था कि बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे। ये सवाल उठाया गया था कि आखिर ये सीबीआई रेड मनीष सिसोदिया के घर में क्यों हुआ था, और सबने ये भी देखा था कि उस सीबीआई रेड में ज्यादा कुछ पाया नहीं गया था अभी तक। और आज भी दिल्ली में नेशनल कैपिटल में प्रोटेस्ट हुआ था आम आदमी पार्टी के वर्कर्स का, सपोर्टर्स का। उनका ये सवाल था कि सीबीआई के जांच में आखिर में क्या मिला उनको मनीष सिसोदिया के घर से। लेकिन ठीक कुछ देर बाद मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि अभी जो है भारतीय जनता पार्टी एक प्राइवेट स्कूल मिशन मोड पे है। इसका मतलब ये हुआ कि वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है पूरे देश में सिर्फ प्राइवेट स्कूल को बनाए रखना चाहते हैं और नए प्राइवेट स्कूल्स बनाना चाहते हैं, और सारे जो गवर्नमेंट स्कूल है उन्हें बंद करना चाहते हैं। ये आम आदमी पार्टी ने एलिगेशन और ये कहा है सिसोदिया जी ने कि बीजेपी जो है सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स बनाए रखना चाहते हैं देश में। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि दिल्ली में 2015 के बाद सिर्फ अब तक 700 नए स्कूल बिल्डिंग बनाए गए हैं, जबकि 72,000 स्कूल्स बंद किए गए थे बीजेपी के तरफ से। नोएडा के सेक्टर 93A में 103 मीटर ऊंचे ट्विन टावर्स को ढहाने की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। कल दोपहर 2:30 बजे इमारत में धमाका किया जाएगा। इसे लेकर लोगों की उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है। करीब 3 साल में बनी इस इमारत को 3700 किलो विस्फोटक के जरिए ढहाया जाएगा। कल सुबह 7 बजे ही डेमोलिशन साइट के आसपास की सड़कों को सील कर दिया जाएगा। नोएडा पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन का प्लान भी तैयार कर दिया है। उधर ट्विन टावर्स के आसपास रहने वाले लोगों ने वहां से जाना शुरू कर दिया है। इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ शुक्ला। हम इस वक्त सुपर टेक एमरल्ड सोसाइटी में हैं। जो लोग यहाँ रह रहे हैं इन ट्विन टावर्स के बगल में, वो अपना सामान लोड करके यहाँ से जा रहे हैं, खाली करके जा रहे हैं। सबको आशंका है क्योंकि 9 मीटर का ही अंतर है जहाँ ये ब्लास्ट किया जाएगा, और उसके बगल में जो टावर है सिर्फ 9 मीटर की दूरी पर बना हुआ है। और आप देखेंगे लोग अपना सामान, साइकिल, कुर्सी सब लेके जा रहे हैं। कुछ लोग जो जिनका घर बिल्कुल नज़दीक हैं, और देखेंगे पूरी तरीके से इन घरों को कवर कर दिया गया है। और जहाँ पर डेमोलिशन होना है वहाँ पर इस वक्त खुदाई करी जा रही है ताकि जो डेब्री है वो उस गड्ढे में गिरे, आसपास ना आ जाए। तो देखिए आपको ये डेब्री भी नज़र आ रही है और तैयारियां पूरी हो गई हैं। उसके बाद जो है कोशिश है कि हम आपको ये तस्वीरें और नज़दीक से दिखाएं। और देखिए नज़दीक से आपको तस्वीरें दिखा रहे हो तो इस समय खुदाई हो रही है ताकि जो डेब्री गिरे वो डेब्री ठीक नीचे गिरे जहाँ पर ये डेमोलिशन हो, और ताकि अगल बगल ना आ जाए। और जो मिट्टी जो खड़ी की जा रही है, देखिए आप देखेंगे नीचे जो आसपास जो है काला कपड़ा आपको नजर आ रहा होगा, एक गड्ढा कर दिया गया है नीचे, ताकि बिल्कुल सीधे नीचे जो डेब्री है वो नीचे जाए, मलबा नीचे जाए। और आसपास जो है मिट्टी की दीवार या ऊंचा उठाया जा रहा है मिट्टी को, ताकि जो है सामान जो है जो डेब्री है वो ना जाए। और टायर आपको नजर आ रहे होंगे, वो देखिए टायर भी रखे हैं ताकि मलबा इधर से उधर ना जाए। और जो बगल की इमारत है, देखिए फिर से वो तस्वीरों में जूम करके दिखाएंगे, सिर्फ 9 मीटर का ही अंतर आपको नजर आ रहा होगा। तो कितनी बड़ी चुनौतीपूर्ण ये पूरी जो एक्सरसाइज है जो एडिफिस और जेट इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि एक भी पत्थर नहीं आएगा बगल में जो बिल्डिंग है। तो तैयारियां पूरी हो गई हैं, लोग अपना सामान लोड करके जा रहे हैं। और इसके बाद कपड़े से बिल्डिंग इमारतें ढक दी गई हैं। तो कंसर्न सबसे बड़ा यही है कि इन इमारतों को नुकसान ना पहुंचे। यहाँ लोग रहते हैं और उनका घर बहुत मेहनत से जज्बात के साथ वो बनाते हैं और वो अपना सामान लेकर के जा रहे हैं। और फिलहाल कोशिश है हम उनसे बात करें कि उनके कंसर्न्स क्या हैं।
सर आप सामान लेके जा रहे हैं यहाँ से? हाँ, तो हमारा प्री प्लान था, तो आपको फायदा नहीं होगा क्योंकि हम नए घर में जा रहे हैं। आप नए घर में जा रहे हैं तो कम से कम सही टाइमिंग सही है आपकी। तभी हमने, क्योंकि फिर स्टक हो जाते ना, इसकी वजह से तो हमने आज ही इसको शिफ्ट करने का प्लान कर लिया। ताकि आपको सामान को कोई जस्ट इनकेस कोई डैमेज ना पहुंचे। और दूसरा 3-4-5 दिन अभी सब डस्ट वगैरह रहने वाली है तो डिफिकल्ट रहेगा मूव करना। ठीक, तो इसलिए भी प्लान फॉर इट। ठीक है, थैंक यू। तो लोग अपना घर भी खाली कर रहे हैं, सामान भी ले जा रहे हैं, अपने घर लोगों ने ढक लिए हैं और कोशिश है यही कि सब कुछ उस दिन शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाए, किसी के घर पे कोई दिक्कत परेशानी ना आए। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ठीक 2:30 बजे बटन दबाया जाएगा और ये 103 मीटर ऊंचे 2 टावर, अवैध टावर जमींदोज हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। सहयोगी अशोक महाले और अरविंद उत्तम के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। हम इस वक्त नोएडा सुपरटेक एमएलए सोसाइटी के बाहर है। लोग अपना सामान लेके खाली कर रहे हैं। सोसाइटी बिल्कुल बगल में है जहां पर डेमोलिशन होना है। देखिए कांच का सामान सारा लेकर के जा रहे हैं। आपका नाम बताइए? राहुल कुमार। राहुल जी, अपना सामान लेके जा रहे हैं सारा आप? हाँ जी। सारा कांच का सामान ले लिया है? अभी तो ले लिया है, बाकी और शाम को 7 बजे करीब जाएंगे। 7 बजे आएंगे। तो कहाँ जा रहे हैं आप? ये ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा जा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ से लोग अपना घर खाली करने लग गए हैं। सबको आदेश दिया गया है कि 7 बजे तक अपना घर खाली करना है। कांच का सामान लेके जा रहे हैं। आप शिफ्ट कर रही हैं? हाँ, पूरी फैमिली और एक गाड़ी है हमारी। आपका नाम बताइए मैम? मैं मंजूश्री हूँ। मंजूश्री जी, अपने 2 डॉग्स को भी आप लेके जा रही हैं। हाँ। कितनी कॉन्फिडेंट हैं? नहीं, एकदम कॉन्फिडेंट हूँ मैं। एकदम कॉन्फिडेंट हूँ। कब वापस आएंगे? अंदर डर लग रहा है। अंदर थोड़ा सा डर लग रहा है। कब वापस आएंगे? हम लोग आएंगे मंडे वापस आएंगे और टीवी पे देखेंगे डेमोलिशन ये वाला। हाँ, जरूर। ये मंजू जी, आप जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भगवान का जब वापस आए तो आपको घर आपको सुरक्षित मिले। हाउ आर यू? एक्साइटेड। वेयर आर यू शिफ्टिंग? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? We are going to 168 sector 168 जा रहे हैं। अपना सामान वगैरह नीचे उतार दिया है आपने। डर लग रहा है कि घर लौट के आए तो आपको सामान वापस ठीक से मिले? No, we are pretty excited, but we have the faith in God and obviously the demolition company. So आपको विश्वास है कि सब कुछ ठीक रहेगा, मिलेगा? आप कॉन्फिडेंट हैं? Yeah, pretty much. There are chances, but yeah, we are pretty much. अच्छा, Rhythm is there. He's pretty excited. Are you excited? Yes. Huh? Are you going to watch it on television? Yes. Huh? What all? You're carrying your toys and everything? Yes. Huh? Yes. बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम। अब देखिए सामान लेके सब लोग यहाँ से निकल रहे हैं कि समय से अपने अपने, जहाँ कोई अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहा है, कोई होटल जा रहा है, और सब चाहते हैं कि समय से वो आराम से पहुँच जाएं और कल टेलीविज़न पे वो डेमोलिशन देखेंगे और सब भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे उस वक्त कि ये जब ब्लास्ट हो तो उनका घर जो सिर्फ 9 मीटर की दूरी पर है, लगभग 6000 लोग हैं जो उस ट्विन टावर के आसपास रहते हैं, उनका घर सुरक्षित रहे। क्योंकि एक जो घर बनाता है इंसान, वो एक रुपए जोड़ करके बड़े जज्बातों के साथ घर बनाता है। और सब यही उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि जब वो कल वापस लौटें इस ध्वस्तीकरण के बाद तो उनकी घर भी सुरक्षित रहे और उनका सामान भी सुरक्षित रहे, और सब यही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। सहयोगी अशोक महाले के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अब से कुछ ही देर पहले अहमदाबाद में अटल पुल का उद्घाटन किया। अटल ब्रिज साबरमती रिवर फ्रंट पर बनाया गया है। साबरमती रिवर फ्रंट पर बना अटल पुल करीब 300 मीटर लंबा है और 14 मीटर चौड़ा है। ईस्ट और वेस्ट अहमदाबाद को जोड़ते एक यूनिक पेडेस्ट्रियन वॉकवे अटल ब्रिज के साथ ये साबरमती रिवर फ्रंट इकोसिस्टम का नया भाग है, जो भारत का पहला पूरी तरह से विकसित रिवर फ्रंट है। इसकी संकल्पना गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित अटल ब्रिज टेक्निकली और विजुअली एक इंजीनियरिंग मार्वल है। सौ मीटर लंबे इस ब्रिज का डिजाइन शहर के वार्षिक काइट फेस्टिवल से प्रेरित है। ये ब्रिज बीच में 14 मीटर और किनारों पर 10 मीटर चौड़ा है। और पीएम मोदी इस पर क्या कह रहे हैं, सुनते हैं।
खादी से कार्बन फुटप्रिंट कम से कम होता है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां तापमान ज्यादा रहता है, वहां खादी हेल्थ की दृष्टि से भी बहुत अहम है और इसलिए खादी आज वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। बस हमें हमारी इस विरासत पे गर्व होना चाहिए। खादी से जुड़े आप सभी लोगों के लिए आज एक बहुत बड़ा बाजार तैयार हो गया है। इस मौके को हमें चूकना नहीं है। मैं वो दिन देख रहा हूं जब दुनिया के हर बड़े सुपरमार्केट में, क्लॉथ मार्केट में भारत की खादी छाई होगी। आपकी मेहनत, आपका पसीना अब दुनिया में छा जाने वाला है। जलवायु परिवर्तन के बीच अब खादी की डिमांड और तेजी से बढ़ने वाली है। खादी को लोकल से ग्लोबल होने से अब कोई शक्ति रोक नहीं सकती है।